हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल के बारे में हम जानेंगे कि विद्युत सेल क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से वर्क करती हैं। तो चलिए, पहला अपना टॉपिक विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होते हैं। तो विद्युत सेल क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। मतलब रासायनिक ऊर्जा मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होंगी तो वो किसमें बदल देगी, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। तो वो कहलाती हैं आपके विद्युत रासायनिक सेल या फिर विद्युत सेल। और यदि आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हो तो वो कहलाती है आपकी विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल में आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलोगे और विद्युत रासायनिक सेल यानी विद्युत सेल में आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलोगे। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है विद्युत सेल कहलाती है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं आपके, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल वो होंगे जिनको एक बार यदि हमने उपयोग कर लिया तो उसके बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे दीवार घड़ी में जो आपका सेल डलती है वो कैसी होती है, प्राथमिक सेल होती है। वो एक बार यदि आपने यूज़ कर ली तो उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। रिचार्ज मतलब पुनर्आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपके क्या रहेगी, प्राथमिक सेल। ओके, तो वे सेल जो एक बार निरावेशित होने के बाद, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकते, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्यों इनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, जैसे आपकी कोई सेल है, ये हमने एक बीकर बनाया है। ठीक, ये बीकर है, ये दूसरा बीकर है। इस बीकर में हमने भर दिया है, इस बीकर में भर दिया है जिंक सल्फेट ZnSO4। इसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी है, इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी और कॉपर सल्फेट भर दिया है। इनको हमने एक वायर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन क्या होती है मैं लिख के यहाँ बता रहा हूँ कि जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस ये आपका ये जिंक सल्फेट, हाँ Zn किस में चेंज हो रहा है आपका, Zn2 प्लस में। किस में, एक मिनट में ऐसे बताऊँ, Zn आपका जिंक था, ये चेंज हो रहा है आपका ZnSO4 में। मतलब जिंक की रॉड थी वो जिंक आयन में बदल जाएगी और जो कॉपर का आपका आयन था वो कॉपर में चेंज हो जाएंगे। मतलब CuSO4 वो चेंज हो जाएगा आपका कॉपर में। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, Zn प्लस CuSO4 प्लस इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। मतलब जिंक किस में बदल गया आपका, आयन में बदल गया, और कॉपर किस में बदल गया आपका, कॉपर सल्फेट बदल गया आपका कॉपर में। तो यहाँ पर ये हो रहा है आपका, ये Zn आपका इसमें बदल गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, और यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन, कॉपर में हो रहा है रिडक्शन। तो ये कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपव्यय अभिक्रियाएँ। ठीक, इनमें बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न या ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में। तो जो आपकी प्राथमिक सेल होती है उसमें जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, कौन से में, इस वाली अग्र दिशा में। पश्चिम दिशा में अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस दिशा में नहीं होगी, इसलिए इसको हम फिर से आवेशित नहीं कर सकते। अगली है आपकी द्वितीयक सेल। तो वे सेल जो एक बार पूर्णतः निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। मतलब ये आपका इधर भी बदलेगा तो उधर भी बदलेगा। जैसे सीसा संचायक सेल, नीफे सेल आदि द्वितीयक सेल हैं। और वहाँ पर आपके एग्जाम्पल जो थे वो देखिए, ये है आपका वोल्टी सेल, कौन सा, वोल्टी सेल, लेग्रांसी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल आदि किसके एग्जाम्पल हैं, प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। शुष्क सेल जो होती है आपके हम घड़ी में यूज करते हैं, खिलौने वगैरह में इन सब में यूज करते हैं।
जो आपके मार्केट में 5 रुपये वाली सेल आती है वही क्या कहलाती है, शुष्क सेल कहलाती है। तो चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होते हैं। देखिए तो फर्स्ट पहला अंतर क्या है, ये सेल एक बार पूर्णतः प्राथमिक सेल जो हैं वो पूर्णतः निरावशित हो जाने के बाद उपयोग में नहीं ला सकते जब तक कि इनमें इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्ट पुनः नहीं बदले जाएं। मतलब पूर्ण रूप से जो हमें इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट, जैसे हमने यहाँ पर एक सेल बनाई थी जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, इसमें हमने ZnSO4 भर दिया था इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। तो हम यदि फिर से जिंक की रॉड और ZnSO4 पूर्ण रूप से बदल दें तभी ये काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। लेकिन ये सेल क्या है आपकी, इनमें अभिक्रिया दोनों के सामने हो सकती है, इसलिए पुनरावेशित किया जा सकता है। ये सेल निरावेशित हो जाने के बाद पुनः बाह्य विद्युत स्रोत से धारा भेजकर आवेशित किए जा सकते हैं। अगला है, इन सेलों में रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। अगला है आपका, इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है। अधिक मतलब 1 से 2 ओम तक होता है आंतरिक प्रतिरोध, और इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, 0.1 से 0.001। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे ये सेल है आपकी, ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, इसमें विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है। तो विद्युत अपघट्ट में कुछ आयन होंगे, आयन क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है। टकराने से इनकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में क्या आती है, गतिज ऊर्जा की वजह से इसमें ऊर्जा थोड़ी सी गतिज ऊर्जा में चली जाती है। टकराने से इनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चली जाती है, जो पूर्ण रूप से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टकराना मतलब रुकावट है, क्या है, रुकावट। और यदि हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो रुकावट को पढ़ते हैं, रुकावट मतलब प्रतिरोध होता है वो, ठीक है। तो ये विद्युत आयन है, आयनों के बहाव में जो रुकावट आएगी यहाँ पर, उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। इसलिए सेल के अंदर जो अभिक्रिया चलती है उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इनका आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1 से 2 ओम तक होता है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा कम होता है, 0.1 से 0.001 होता है। इनसे अधिक प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि देखो प्रतिरोध आपका ज़्यादा है, तो हमें पता है ओम के नियम से V = IR, ठीक है। यदि इतना है तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। प्रतिरोध इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए धारा क्या होती है, कम होती है। लेकिन इधर इसमें धारा, प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। क्यों, क्योंकि इनका प्रतिरोध कम है, तो धारा क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उदाहरण अभी हमने बताए थे कि इसका उदाहरण है वोल्टी सेल, लेग्रांजी सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल आदि। इसके जो उदाहरण हैं सीसा संचायक सेल, नीफे सेल आदि, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं प्राथमिक सेल, मरकरी सेल होता है आपका, ठीक है। ये सस्ते होते हैं, ये आपके महंगे होते हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं में आपको यूज करने होते हैं। सीसा संचायक सेल कौन सी, जो इन्वर्टर वगैरह में हम बड़ी बैटरी इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी सीसा संचायक सेल कहलाती हैं। चलिए अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं। देखिए, जैसे हमने किसी रासायनिक अपक्रिया से एक सेल बनाई है, ठीक है, क्या बनाई, ये आपका बीकर है, ये दूसरा बीकर है, इसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी और जिंक सल्फेट इसमें भर दिया है। इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी और कॉपर सल्फेट इसमें भर दिया है। फिर इनको हम एक वायर के थ्रू इधर जोड़ देंगे और यहाँ पर हम एक लवड़ सेतु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लवड़ सेतु। लवड़ सेतु ये केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ते हो डिटेल में। अभी बस इतना याद रखो, परिपथ को पूर्ण करने के लिए इसमें एक लवड़ सेतु लगा दिया जाता है, ठीक। तो ये जो सेल है आपकी, इस सेल का जो वोल्टेज मिलेगा आपको, ठीक है, मान लीजिए इसका वोल्टेज आपको मिल रहा है 1.5 वोल्ट, ठीक है। इतने वोल्ट की आपने सेल बनाई है। तो अभी जब आपने इसका कोई यूज़ नहीं किया सेल का, तो उस अवस्था में इसका जो वोल्टेज होगा, मतलब जो अधिकतम वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट। इसी अधिकतम वोल्टेज को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। यदि हमने इसी सेल को
किसी परिपथ में कनेक्ट कर दिया। मान लो ये परिपथ है, इसमें हमने सेल को लगा दिया है और यहाँ पर कुछ क्या आपका प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो एक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, इस तरह से विद्युत धारा जाएगी इधर से इधर। ठीक है, तो विद्युत धारा जाने से ये आपका प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध में एक ऊर्जा का लॉस होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज में गिरावट आएगी। मतलब जैसा कि 1.5 वोल्टेज था इसका मैक्सिमम वोल्टेज, अब इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षय हो रहा है ऊष्मा के रूप में। ऊर्जा प्रतिरोध गर्म होगा, मतलब ऊष्मा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका वोल्टेज कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल इसके अधिकतम वोल्टेज की माप है, जबकि विभवांतर क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लगने वाले वोल्टेज के डिफरेंस की माप है। ठीक है, तो ये आपका 1 तो ये था आपका विद्युत वाहक बल। इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक परिपथ है। ठीक है, ये परिपथ है, ये इसमें सेल लगी हुई है और ये प्रतिरोध लगा हुआ है। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा एक्चुअल में क्या है, आवेश ही तो है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है आपका, तो इलेक्ट्रॉन मतलब हमने लिया एकांक आवेश लिया, मतलब जो क्यू लिया आवेश उसका मान कितना लिया, 1 लिया है। तो जब एकांक आवेश को इस परिपथ में प्रवाहित करने में जितना हमें ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत वाहक बल कहलाएगी। तो एकांक आवेश को पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका गणितीय व्यंजक क्या होता है। यदि आवेश आपका क्यू कूलाम है, सेल के पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा डब्लू जूल है। ठीक है, हमने कितनी ऊर्जा दी है इसको, डब्लू जूल दी। तब सेल द्वारा किया गया कार्य कितना, विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर W/Q। ठीक है, जैसे आपके पास एक आवेश था Q, मतलब इस आवेश का मान कितना था, 1। इस आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में W कार्य किया, कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो जो आपका विद्युत वाहक बल होगा वो होगा आपका W/Q। कितना होगा, W/Q हो जाएगा। इसलिए विद्युत वाहक बल E बराबर कितना आ गया, W/Q आ गया। विद्युत वाहक बल का हमें मात्रक चाहिए, तो W मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और Q आपका आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल/कूलाम्ब, या फिर दूसरा होता है बोल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। ओके, अब यदि Q बराबर 1 कूलाम है, कितना है आपका 1 कूलाम, और W बराबर 1 जूल है, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है E बराबर कितना होता है, W/Q। यदि आपने Q का मान 1 ले लिया है, W का मान 1 जूल ले लिया है, तो 1/1 कितना आ जाएगा आपका, 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। दूसरे शब्दों में, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, जैसा हम बाजार से खरीद के लाए वही मैक्सिमम वाला वोल्टेज नापते हैं, तब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये आपके दो आपके इलेक्ट्रोड हैं, इसमें जिंक की रॉड डली है, इसमें कॉपर की, इसमें जिंक सल्फेट भरा है और इसमें कॉपर सल्फेट। तो इसके यहाँ पर जितना वोल्टेज उत्पन्न होगा इनके सिरों के बीच में विभवांतर में, वही क्या कहलाएगा, आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा, जब हम इस सेल को यूज नहीं करेंगे तब। अब सेल का विभवांतर पढ़ते हैं। विभवांतर क्या होता है? जब सेल से धारा ली जाती है या सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को सेल का विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एकांक आवेश को सेल में बाह्य परिपथ
सेल के बाह्य परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसे V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश Q कूलाम को सेल के बाह्य परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा आपकी W1 है, हमने क्या मान लिया, W डैश मान लिया, W डैश जूल, तो सेल का विभवांतर कितना होगा आपका, जैसा कि हमने वोल्टेज में विद्युत वाहक बल वाले में पढ़ा था, W/Q यानी कि E बराबर W/Q। तो सेम E की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और W की जगह क्या आ जाएगा, W डैश आ जाएगा। ओके, सेम वैसे ही रहेगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W डैश अपॉन क्यूब। ठीक है, इसकी भी जो इकाई होगी मात्रा को, W मतलब जूल और Q मतलब आपका कूलाम है, तो जूल अपॉन कूलाम या फिर बोल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर हुए, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं मुरारी बाबू की कथा की तरह। इसको नोट करके भी आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि यदि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका परमानेंट मेमोरी में ये स्टोर होता जाएगा। नहीं तो एक बार आपने सुना और फिर दूसरे कान से निकल जाएगा वो। ठीक, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर हमको स्पष्ट करना है। पहला है आपका, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम वोल्टेज है। कितना, अधिकतम वोल्टेज यानी विभवांतर। जबकि सेल खुले परपथ में हो, हम सेल का कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे इस टाइम, और ये जब किसी परपथ विद्युत परपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है, मतलब इसमें हम लोग सेल को कनेक्ट कर रखा है। ठीक, इस शब्द का उपयोग जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनामो आदि के लिए किया जाता है। जब जनरेटर में हम वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या डायनामो होता है डीसी के लिए, या सेल या बैटरी, इनका जो अधिकतम वोल्टेज होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और इस सेल का उपयोग परपथ में किन्हीं दो बिंदुओं में किया जाता है। ये कोई परपथ है, इसमें हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो इस वाले शब्द का उपयोग किया जाता है। किसी परपथ में भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है। ये तो परपथ में कनेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा, तो हमें इसमें यदि हमें परपथ भंग भी हो जाए तब भी ये तो ईएमएफ आपको मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही परपथ भंग हुआ तो आपका विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध किसका होता है, यदि हमने इसको तार के अंदर किसी सेल को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, तो ये तार किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध की तरह। लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो तो खुली अवस्था में है कि नहीं, मतलब ये हमने एक सेल बनाई है तो इसको हमने किसी तार से नहीं जोड़ा है। ठीक है, ऐसी खुली अवस्था में रखी हुई है, मतलब ये आपकी सेल है, बस ये किसी भी तार से नहीं जुड़ी हुई है। तो बताइए कि इसमें कोई प्रतिरोध होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ऐसी आपकी सेल रखी हुई है, लेकिन ये इसमें क्या है, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक परिपथ में यहाँ पर जुड़ा रहता है। विभवांतर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये अधिकतम वोल्टेज होता है, और ये हमेशा विद्युत वाहक बल से छोटा रहेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने सेल देखी, सेल क्या होता है, ठीक है, और सेल के अंदर विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब मान लीजिए आपको बहुत सेल दे रखी हैं आपको, ठीक है, और ज़्यादा वोल्टेज की सेल बनानी है, तो किस प्रकार से उनको हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विद्युत धारा का मान कितना होता है ये निकालेंगे हम, और आंतरिक प्रतिरोध पर किन किन कारकों का असर पड़ता है वो देखेंगे हम। चलिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक दीजिए
तथा बताइए कि आंतरिक प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध V मतलब वोल्टेज तथा विद्युत वाहक बल, V मतलब विभवांतर है आपका, ठीक है, और ये है आपका विद्युत वाहक बल है मतलब E में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए संबंध स्थापित कर रहे हैं हम। तो पहले आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना पड़ेगा। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब आपको आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो मान लिया कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या आपका ई है। जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, परिपथ। इस परिपथ में आपका एक यहाँ पर क्या है, सेल लगा हुआ है ई, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका नाम आर है। ये के मतलब कुंजी है, कुंजी मतलब स्विच चालू बंद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल आर, और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के चारों तरफ जो वोल्टेज का क्षय होगा उस वोल्टेज को हमने मान लिया वी, या फिर इसी प्रतिरोध के चारों तरफ जो वोल्टेज है, विभव है, उसके अंतर को हमने बोल दिया विभवांतर। नाम क्या है इसका? वी। और इस परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए आई इधर से जा रही है, उधर से आपकी इधर वापस आ रही है, ठीक है। तो कितना करंट जाएगा? तो ओम के नियम से हमको पता है V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। तो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, यह बाह्य प्रतिरोध R में विभवांतर V पर I विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो ये सब मैंने यहाँ पर बताया, यही है। तब ओम के नियम से I बराबर कितना हो जाएगा आपका? V बटे आर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अच्छा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E है, ठीक है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? देखिए इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R है, और ये ऊपर से एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, ये R है, कैपिटल R है, ठीक है। दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में हमें पता है प्रतिरोध के मान जुड़ जाते हैं। तो टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये R कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है? विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ओम के नियम से। ओम का नियम ने क्या बोला था? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बटे R। मतलब ऊपर आपको वोल्टेज लेना, नीचे प्रतिरोध लेना है। तो अब की बार देखिए, जो आपका वो वोल्टेज है यानी कि विद्युत वाहक बल है वो कितना है? E है। टोटल प्रतिरोध कितना? R प्लस R है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 से इसकी तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में लिखा हुआ था I बराबर V बटे R, तो इससे हमने तुलना की, तो ये है I बराबर E बटे R प्लस R। तो V बटे R बराबर हो जाएगा E बटे R प्लस स्मॉल r, ओके। अच्छा, यदि हम इस V का इधर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा VR प्लस V स्मॉल r, ठीक है, इक्वल टू ये इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा ER, ओके। नेक्स्ट इसका ER आ गया। हमने क्या किया है अब, ये देखिए, ये आपका VR था स्मॉल r, इस VR को इस तरफ लेकर गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा VR इक्वल टू ER माइनस VR। यहाँ से हम कैपिटल R को कॉमन लेंगे, प्रतिरोध को। तो कॉमन लेने के बाद जो आपका आएगा R बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा E माइनस V। तो VR बराबर हो जाएगा आपका R E माइनस V। तो यहाँ से स्मॉल r कितना आ जाएगा आपका? R E माइनस V अपॉन V, ठीक है। ये आपका आ गया आंतरिक प्रतिरोध। क्या आ गया? आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू कितना होगा? बाह्य प्रतिरोध E माइनस V। E है यहाँ पर विद्युत वाहक बल, V है विभवांतर।
अच्छा, यदि हम इस V से इस E को भाग दे दें तो आ जाएगा E/V और -V/V भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है, -V/V भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये V है ना, V का भाग पूरे में जा रहा है, E में भी देना पड़ेगा हमें और V में भी देना पड़ेगा। तो देखिए R हमने यहाँ से कॉमन लिया बाहर, जैसा कि जैसा वहीं से रखा हुआ है। E में इसमें भाग दे दिया तो E/V हो गया, -V/V कर दिया तो E/V तो वैसा वैसे ही आ जाएगा, V/V मतलब 1 आ जाएगा। तो जो आंतरिक प्रतिरोध का आपका सूत्र आया वो कितना आया, E/V - 1 R। तो ये है आपका किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। सबसे पहले निर्भर करता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। ये आपने कोई सेल बनाया था, ये आपने विद्युत सेल बनाई है, विद्युत सेल में एक हमने कोई छड़ डाली होगी जिंक या कॉपर की, इसमें जिंक सल्फेट भर दिया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर दूसरी छड़ हमने डाल दी है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो यदि दूरी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसमें जो आयन भरे होंगे उनके बीच की दूरी भी ज़्यादा होगी, उनको यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा समय लगेगा। जब ज़्यादा समय लगेगा तो रुकावट ज़्यादा आएंगी, ठीक है, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि अधिक होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। अच्छा, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल पर, ठीक है, ये आपका क्या है, एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसमें विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 2D में होते हैं, ठीक है। यदि सीधे देखा जाए इसको तो इस तरह से दिखाई देगा, टेढ़े में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे ये, ठीक है। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि उतने ही आसानी से आयन इसके पास पहुंच जाएंगे। जब आसानी से आयन पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी कैसा होगा, आसानी से होगा। इसलिए यदि हम इलेक्ट्रोडों का जो डूबा हुआ क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक। अगला है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर। जो हमने विद्युत अपघट्ट इसमें भरा है, ये आपका सेल था, सेल में 2 छड़ डली हुई, इसमें जो विद्युत अपघट्ट हमने भरा है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा यहाँ भरा हुआ है, तो गाढ़े की वजह से इधर आने जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आने जाने में दिक्कत होगी, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता अधिक होने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है। अगला है ताप पर। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए होता क्या है, ये सेल है आपकी, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसमें हमने विद्युत अपघट्ट भरा है। जैसे ही इसका तापमान हम बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो जल्दी जल्दी इधर उधर जाएंगे। जब जल्दी जल्दी इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोडों के पास जल्दी पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ रही होगी, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध तुम्हारा कम हो रहा होगा।